हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 20 ऑफ आवर यूपीएससी सीएससी मेंस पीवाईक्यू सीरीज. वी आर covering topics of disaster management under GS3 paper. Yesterday we have covered coastal erosion, tsunami and urban flooding. Today we are going to cover cloudburst, landslides and earthquakes. Total 5 questions have been asked from this topic in last 10 years. जो मेजर थीम है इन सभी टॉपिक्स का वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है. सो लेट स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन. तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन हैं वो क्लाउड बर्स्ट पे हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन 2022 में आया था और दूसरा क्वेश्चन 2016 में आया था. ये दोनों ही क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और 2 रिसेंट के एग्जाम्पल्स देने हैं. दूसरा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू NDMA गाइडलाइंस डिस्कस करो द मेजर्स टू बी अडोप्टेड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, तो बेसिकली क्लाउड बर्स्ट के बारे में क्या क्या पूछ रखा है कि क्लाउड बर्स्ट का क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो अकर होता है, 2 रिसेंट के एग्जाम्पल देने हैं और क्या मेजर्स अडोप्ट किए गए हैं जिस पर NDMA गाइडलाइंस. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले हम क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन देंगे कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है. क्लाउड बर्स्ट जो है कि वो आप ये समझ सकते हो कि बहुत कम एरिया में बहुत कम टाइम में हैवी रेनफॉल हो, तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन बोलते हैं कि एक्सट्रीम लोकलाइज्ड रेनफॉल इवेंट जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल करता है विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन, की बहुत छोटी जगह में बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कि यूजुअली मोर देन 100 मिलीमीटर पर आवर ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ 20 to 30 किलोमीटर स्क्वायर्स. ठीक है, तो क्यों मीन्स मैकेनिज्म क्या है क्लाउड बर्स्ट का कि कैसे बनता है. पहला तो है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, कि जो मोस्ट मानसून विंड है फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल या फिर अरेबियन सी से वो फोर्स होती हैं क्योंकि हवा की वजह से वो असेंड कर जाती है स्टीप माउंटेन स्लोप्स में, जिससे कि उनका रैपिड कंडेंसेशन होता है और फिर हैवी रेनफॉल होती है. तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एक रीजन हो गया. दूसरा है कन्वेक्टिव एक्टिविटी, कि जो स्ट्रॉन्ग वर्टिकल अपड्राफ्ट है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में वो मॉइस्चर को ट्रैप कर लेते हैं और फिर रिलीज़ करते हैं एनॉर्मस रेनफॉल इन फ्यू मिनट्स. ठीक है. थर्ड है एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, कि हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रास्ट हो गया या फिर लो प्रेशर जोन जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सडन प्रेसिपिटेशन को. और लास्ट है लोकलाइज्ड फिनोमिना, कि एक्सट्रीम शॉर्ट ड्यूरेशन और स्मॉल स्पेशियल एक्सटेंट ये भी अनडिटेक्टेड होते हैं बाई कन्वेंशनल वेदर रडार से. तो ये कुछ 4 रीजन्स थे या फिर 4 मैकेनिज्म थे जिनमें हमारे क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन बनती है, कि या तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से होगा या फिर कन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से होगा या फिर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की वजह से होगा या फिर कुछ लोकल फिनोमिना है जिसकी वजह से होगा. अब अकरेंस पैटर्न आप समझ गए होंगे कि या तो इसको ओरोग्राफिक लिफ्टिंग चाहिए. ओरोग्राफिक लिफ्टिंग के लिए अब या तो हिमालयज़ वाला रीजन चाहिए इसको ड्यू टू स्टीप टेरेन, या फिर इसको वेस्टर्न घाट्स चाहिए महाराष्ट्र केरला, क्योंकि वहीं पे ओरोग्राफी बनती है. ठीक है, तो ये कुछ इसके अकरेंस पैटर्न है क्लाउड बर्स्ट की. जो भी अभी तक एग्जाम्पल्स वगैरह या फिर जो भी केसेस आते हैं क्लाउड बर्स्ट के वो इन्हीं रीजन्स से आते हैं. इनमें सबसे ज़्यादा प्रोन हिमालयन वाला स्टेट है, उत्तराखंड वाला, इनमें भी स्पेशल ये है. ठीक है, तो रिसेंट के एग्जाम्पल्स में इसने एक तो उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल दिया जहाँ पे जून 2021 के टाइम पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था क्लाउड बर्स्ट, जिसने फ्लैश फ्लड को ट्रिगर कर दिया था और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया था, जिससे 50+ कैजुअलिटीज़ मीन्स 50+ लोगों की डेथ हो गई थी और काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हो गया था. दूसरे राजस्थान में जुलाई 2022 के टाइम पे ये थोड़ा प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पे जैसे हमने ये ऊपर बात की थी ये कन्वेक्टिव एक्टिविटी की वजह से और एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, ये 2 रीजन थे, इनकी वजह से हुआ था यहाँ पे लोकलाइज्ड क्लाउड बर्स्ट विद 200 मिलीमीटर रेनफॉल इन अंडर 3 आवर्स, मीन्स बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है. तो जो रोड्स वगैरह है वो इनडेट हो गई थी और जो अर्बन सेटलमेंट्स वगैरह हैं उनको भी काफ़ी इफेक्ट हुआ था. और फिर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का एग्जाम्पल 2022 के टाइम पे जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे कास्ड बाई क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लैश फ्लड्स. तो आप ये देख सकते हो कि जो क्लाउड बर्स्ट है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला जो हिमालयन टेरेन वाला जो रीजन है वहाँ पे होता है इसका सबसे ज़्यादा. अब क्या मेजर्स अडोप्ट किए जाने चाहिए एज पर NDMA गाइडलाइंस, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा
हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि एनडीएमए गाइडलाइंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप अंडरस्टैंड करो इसको। स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लोगे, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या लोगे, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्या कैपेसिटी डेवलपमेंट आप कर रहे हो, और कैसे आप क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग रिस्क कैसे होगा, कंपाइल करो, मेंटेन करो डाटा, मतलब कि इस टाइप के पहले इवेंट्स कैसे, कब, कहाँ, कितने हुए थे, उनको कंपाइल करके मेंटेन करके उनका अच्छे से एनालिसिस करो। दूसरा क्या स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकते हो, तो अंडरटेक करो स्लोप स्टेबलाइजेशन मेजर्स लो एक रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। नो स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई करो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल सेफ्टी टू सेटलमेंट एंड द एक्सपेंशन ऑफ टाउन एंड सिटीज़। जो भी आप टाउन और सिटी एस्टेब्लिश कर रहे हो या फिर उनको एक्सपेंड कर रहे हो, तो उनकी सेफ्टी के लिए आपको मल्टी लेवल जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनाना है। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में क्या करो, प्रिपेयर करो जो डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्लान है उनको प्रिपेयर करो, इम्प्लीमेंट करो, और इंश्योर करो कि जो फंक्शनिंग है एजेंसी की वो प्रॉपर तरीके से हो। कैपेसिटी डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हो कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्क और जो सी डी या फिर जो कम्युनिटी और वॉलंटियर्स वगैरह, मीन्स इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सभी की अच्छे से ट्रेनिंग करवाओ। दूसरा कैपेबिलिटीज़ एनहेंस करो, जो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से एनहेंस करो, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे डिजास्टर की सिचुएशन आती है तो चूँकि ये लोग ऑलरेडी उस एरिया में रह रहे हैं तो ये उस सिचुएशन को कोप अप करने में ये उस सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। तो हमारे पहले 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो लैंडस्लाइड के बारे में है कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो 2021 में पूछा गया था 15 मार्क्स का, कि डिस्क्राइब करो वेरियस कोजेज इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड, ठीक है, और मेंशन करो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है इसके कंपोनेंट्स को बताओ। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है कि आपको कुछ इसके कोर्स बताने पड़ेंगे, कुछ इफेक्ट बताने पड़ेंगे, और ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो भी स्ट्रेटेजी है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट, इसके कुछ कंपोनेंट बताने पड़ेंगे। तो ऐसे हमारे 15 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आया था कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फर्स्ट स्टेप है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस की। आपकी कोई भी डिजास्टर के लिए जो भी आप मैनेजमेंट प्रोसेस बनाते हो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। तो एक्सप्लेन करना है कि कैसे हजार्ड जोनेशन मैपिंग ये एक वे है या फिर ये एक स्टेप है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर, तो ये वे कैसे हेल्प कर सकता है डिजास्टर मिटिगेशन में इन द केस ऑफ लैंडस्लाइड के अंदर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या बात करना, हमें बताना है कि क्या लैंडस्लाइड है, क्या उसकी कोजेज हैं, क्या उसके इफेक्ट हैं, और क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के, और क्या एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं वो भी हमें देखनी होंगी। तो लैंडस्लाइड क्या होता है कि जो भी मास ऑफ रॉक है, डेब्रिस है या फिर अर्थ है, उसका मूवमेंट हो डाउन द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। कि बेसिकली काफ़ी बार हमने देखा है कि मिट्टी वगैरह जो है वो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे फिसल के आने लग जाती है, तो उसके साथ साथ कुछ डेब्रिस वगैरह जो भी रॉक्स वगैरह होते हैं वो भी साथ आ जाती हैं। क्या रीजंस हैं लैंडस्लाइड के, कुछ नेचुरल हैं वही और कुछ एंथ्रोपोजेनिक है। नेचुरल में जियोलॉजिकल फैक्टर हैं जैसे कि चट्टानें कमज़ोर हो गई या फिर स्टीप स्लोप है या फिर कुछ फ्रैक्चर्ड स्ट्रेटा है। हैवी रेनफॉल हो जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए, तो फिर वाटर सेचुरेशन की वजह से जो सोइल का कोहेजन है वो रिड्यूस हो जाता है, जो कि मानसून के टाइम पे बहुत कॉमन है। थर्ड अर्थक्वेक या फिर सीजमिक एक्टिविटीज़ तो ट्रिगर कर देता है सडन स्लोप को। फेलियर इन हिली रीजन्स की जो भी चट्टानें वगैरह हैं वो अर्थक्वेक वगैरह की वजह से फिसल कर नीचे आने लग जाती हैं। और वोल्केनिक एक्टिविटी ये रेयर है बट ये भी जो स्लोप्स वगैरह उसको डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। अब कुछ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन, कि आप वेजिटेशन को रिमूव कर रहे हो तो जो रूट्स वगैरह है, रूट एनफोर्समेंट है सोइल के अंदर वो कम हो रहा है। दूसरा है अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शंस एंड रोड एक्सकेवेशन की स्लोप कटिंग होने लगी है। अभी हिली एरियाज़ में काफ़ी सारी सड़कें वगैरह बनाई जा रही हैं या फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अनप्लान्ड हो रहा है, तो उसकी वजह से भी जो टेरेन है वो डिस्टेबलाइज हो रही है। माइनिंग और क्वेरिंग की वजह से भी जो लूज डेब्रीज हैं वो सस्पेक्टेबल होने लग गई मूवमेंट को, मीन्स जो डेब्रीज हैं वो लूज़ होके और फिर वो फिसल कर नीचे आने लग जाएंगे। इरिगेशन और वाटर लीकेज की वजह से भी ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे हमने कुछ रीजंस देखे जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके इफेक्ट है लैंडस्लाइड के।
तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो भी डिजास्टर आता है उसका ह्यूमन एंड एनिमल लॉस होगा, ठीक है, कि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस कर जाएंगे, काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस होगा, ठीक है, इकोनॉमी को लॉस होगा, एनवायरमेंटल को इम्पैक्ट करेंगे और इसके कुछ लॉन्ग टर्म भी इम्पैक्ट आएंगे जैसे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और रिड्यूस्ड लैंड यूज। अब जो नेशनल लैंडस्लाइड जो कि इसने 2021 वाले क्वेश्चन में इसने पूछा था कि लैंडस्लाइड के लिए ये एक तरीका अपनाया जाता है कि आप नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को अपनाओ, तो उसके क्या की कंपोनेंट हैं। तो पहला तो है कि आप उन जोन्स की मैपिंग करो, हजार्ड और वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जो भी एरियाज़ हैं आप उनको आइडेंटिफाई करो। दूसरा, आप मॉनिटर करो, अर्ली वार्निंग सिस्टम निकालो कि रियल टाइम स्लोप मूवमेंट और रेनफॉल मॉनिटरिंग ये सब करते रहो टाइम टू टाइम, ताकि आप इन सिचुएशन को पहले ही टैकल कर सको। थर्ड है कैपेसिटी बिल्डिंग और कम्युनिटी अवेयरनेस को, कि जो लोकल पॉपुलेशन उसको ट्रेन करो, डिजास्टर ड्रिल्स वगैरह पहले से ही करवाते रहो। लैंड यूज़ प्लानिंग और रेगुलेशन की जो सेटलमेंट्स हैं आप उसको रेस्ट्रिक्ट करो, स्लोप स्टेबलाइजेशन मेजर्स अपनाओ, मिटिगेशन मेजर्स अपनाओ कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस लगाओ, रिटेन वॉल्स, टेरेस, बायो इंजीनियरिंग। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि लैंडस्लाइड जो है उससे बचा जा सकता है। रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग करो आप, और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ, तो आप उनको अपनाओ। अब हजार्ड जोनेशन मैपिंग कैसे होती है, तो पहला है कि आप डेटा कलेक्ट करो, ऑब्वियसली जो भी वहाँ की टोपोग्राफी है, स्लोप एंगल, जियोलॉजी, सोइल टाइप, उनसे रिलेटेड जितना भी डेटा है आप उसको कलेक्ट करो। दूसरा, आप उसको एनालाइज करके कैटेगराइज करो कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, वेरी हाई, मॉडरेट या फिर लो। थर्ड, आप विजुलाइज करो मैप्स जो क्रिएट किए जाते हैं टू स्पेशली रिप्रेजेंट वल्नरेबिलिटी ऑफ हिल्स, स्लोप्स, रोड, सेटलमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप इसको क्लासीफाई कर लोगे तो फिर आप उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी जो है या फिर जो भी आपको प्लान करना है वो आप अच्छे से कर पाओगे कि किस जोन में कितने मैनेजमेंट की ज़रूरत है और कैसे मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अब रोल क्या है डिजास्टर मिटिगेशन में, तो ठीक है, तो ये जो हजार्ड जोनेशन मैपिंग थी इसका क्या रोल है डिजास्टर मिटिगेशन में। तो पहला तो ये है कि चूँकि आप डेटा कलेक्ट करके और फिर आपने एनालिसिस किया है तो इसकी रिस्क इन्फॉर्म्ड प्लानिंग हो पाएगी कि जो कंस्ट्रक्शंस वगैरह है वो आप रेस्ट्रिक्ट कर दो हाई रिस्क जोन में, और प्लान करो रोड, सेटलमेंट और यूटिलिटीज़ को अवे फ्रॉम वल्नरेबल स्लोप्स। दूसरा, अर्ली वार्निंग और प्रिपेयर्डनेस हो पाएगी कि टारगेटेड मॉनिटरिंग होगी हाई रिस्क जोन की यूजिंग रेनफॉल, थ्रेशोल्ड, स्लोप मूवमेंट, इवैक्यूएशन प्लानिंग होगी फॉर कम्युनिटीज़ इन वेरी हाई एंड हाई रिस्क एरियाज। थर्ड है इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल मेजर्स कि आप प्रायोरिटाइज करो स्लोप स्टेबलाइजेशन को, रिटेनिंग वॉल्स, बायो इंजीनियरिंग, ड्रेनेज मैनेजमेंट, ये कुछ तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हो। रिसोर्स एलोकेट करो कि एफिशिएंट एलोकेट करो डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम का, फंड का, इक्विपमेंट का टू वल्नरेबल जोन्स। और लास्ट है पब्लिक अवेयरनेस और ट्रेनिंग लेके आओ कि कम्युनिटीज इन मैप्ड जोन कैन बी ट्रेंड फॉर इवैक्यूएशन एंड सेल्फ रेस्क्यू मेजर्स। अब क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, तो पहले है कि लैंडस्लाइड हजार्ड मैप्स बनाओ जिसमें आप मैक्रो और मीजो स्केल हजार्ड जोनेशन मैप का यूज़ करो कि जहाँ पे ज़्यादा इंटेंस है वहाँ पे ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है क्योंकि वो वाला एरिया ज़्यादा वल्नरेबल है। दूसरा है कि आप एडवांस्ड टूल्स का यूज़ करो इनके एनालिसिस के लिए। थर्ड है आप एस्टेब्लिश करो सेंटर फॉर लैंडस्लाइड रिसर्च स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट, क्योंकि अगर रिसर्च होगी इस चीज़ के बारे में तो आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे इस डिजास्टर के लिए। नेक्स्ट है स्टेबलाइजेशन एंड मिटिगेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नेशनल टास्क फोर्स बनाओ जो कि मैनेज करे प्रॉब्लमेटिक साइट्स को। दूसरा, आप रिव्यू करो, ऑडिट करो मिटिगेशन वर्क को हर 2 सालों में कि वो काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम में आप क्या कर सकते हो कि जो रेनफॉल थ्रेशोल्ड है और जो सैटेलाइट डाटा है उसका यूज़ करो आप टू प्रिडिक्ट लैंडस्लाइड डेज। दूसरा, आप कंबाइन करो रेनफॉल इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन को टू फोरकास्ट टाइमिंग। तो ये कुछ तरीके हैं। तो बेसिकली ये जो भी वे फॉरवर्ड वगैरह है ये आपको थोड़ा सा आपको मगअप करना पड़ेगा क्योंकि मोर और लेस ये सिमिलर ही है सभी डिजास्टर्स के लिए। अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड है कि डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड्स, कि अब इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड से आपको उसको डिस्कस करना है और एग्जांपल देना है कुछ साइलेंट फीचर्स का। मीन रिसेंट में कुछ अर्थक्वेक आए हैं इन लास्ट 3 डिकेड्स में इंडिया में, तो आप उनके जो साइलेंट फीचर्स हैं आप उनको डिस्कस करो। तो सबसे पहले हमें बताएंगे कि अर्थक्वेक के बारे
हम अर्थक्वेक के बारे में एक डेटा देंगे कि जो अप्रोक्सीमेटली 59% है इंडिया लैंड एरिया वो वल्नरेबल है सिस्मिक हजार्ड्स हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर रहा है टू लाइव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक एसेट्स। फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट करते हैं इस वल्नरेबल, कौन से फैक्टर जिससे कि अर्थक्वेक होने के चांसेस होते हैं? एक तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, हिमालयन प्लेट कन्वर्जेंस हो गया, सबडक्शन जोन्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, फिर कच्छ वाली फॉल्ट लाइन। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी की हाई जो डेंसिटी इन पॉपुलेशन प्रोन अर्थक्वेक प्रोन जो जैसे दिल्ली एनसीआर या फिर गुवाहाटी और श्रीनगर वाला एरिया होगा, जिससे मीन्स ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो जो डिजास्टर आएगा उसकी वल्नरेबिलिटी मीन्स उससे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो बढ़ जाएंगे। ठीक है। तीसरा अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कर रहे हो, आपकी वीक बिल्डिंग कोड्स एनफोर्स कर रहे हो, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स कर रहे हो, तो ये भी इन डिजास्टर की जो सस्पेक्टिबिलिटी है उसको बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की आपने पुअरली इंजीनियर्ड ब्रिज बनाए, डैम बनाए, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। और लास्ट है सेकेंडरी हजार्ड जैसे लैंडस्लाइड, अवालना के फायर, लिक्विफेक्शन, सुनामीज। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। अब मेजर अर्थक्वेक डिजास्टर क्या है लास्ट 3 डिकेड्स में? तो ये तो कुछ अभी रिसेंट के ही हैं, लास्ट 2 सालों के। सबसे जो मेजर आया था वो भुज में आया था 2001 में, जो कि 7.7 मैग्नीट्यूड का था। इसमें तकरीबन 20,000 लोगों की डेथ हो गई थी, मासिव इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ था, लिक्विफेक्शन और टाउन लेवल डिवेस्टेट हो गया था। दूसरे सिक्किम नेपाल बॉर्डर पे आया था, ये 6.9 मैग्नीट्यूड का था, मोर देन 100 डेथ हुई थी, लैंडस्लाइड हो गया था, हिली टेरेन में रोड ब्लॉक हो गया था, पावर कम्युनिकेशन डिसरप्ट हो गया था। थर्ड है उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पे 2015 पे, जो कि 7.8 मैग्नीट्यूड का आया था। इसमें 200 के करीब डेथ हुई थी और काफ़ी सारे लोग डिस्प्लेस कर गए थे, फ्लैश फ्लड हो गए थे। एक आसाम और अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे हुआ था 6.0 मैग्नीट्यूड का, ये मॉडरेट शेकिंग थी, डैमेज हुआ था घरों को, माइनर लैंडस्लाइड हुई थी, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया था। जापान के अंदर अर्थक्वेक आया था 2024 के अंदर, और अभी इसी साल 2025 में म्यांमार में अर्थक्वेक आया, जिससे कि काफ़ी सारा लॉस हुआ है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को। अब गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है? तो एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है बेसिकली वो अर्थक्वेक से रिलेटेड है, आप उनको फॉलोअप करो। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट बनाया है। तीसरा है भूकंप ऐप बनाया है जो कि रियल टाइम अपडेट देता है। एनडीएमए की अर्थक्वेक रिस्क इंडेक्सिंग है जो कि रिस्क असेस करती है रिस्क को 50 सिटीज़ में। और लास्ट इंडिजीनियस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज बना हुआ। अब एनडीएमए ने जैसे सभी डिजास्टर्स के लिए गाइडलाइंस बना रखी हैं, वैसे ही अर्थक्वेक के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बना रखी हैं। वही पैटर्न है इसका कि आप अंडरस्टैंड करो रिस्क को, जिसमें कि सिस्मिक हजार्ड असेसमेंट करो, नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क को फॉलो करो। दूसरा स्ट्रक्चरल मेजर्स कि जो सोशल हाउसिंग स्कीम है, मल्टी हजार्ड फीचर्स उनको आप फॉलो करो, सिस्मिक रेट्रोफिटिंग करो। थर्ड है नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में आप क्या कर सकते हो कि रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट करो जो भी नेशनल बिल्डिंग कोड्स है, और स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करवाओ। इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में आप कोऑर्डिनेट करो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का, प्रिपेयर करो और इम्प्लीमेंट करो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को। कैपेसिटी डेवलपमेंट में आप क्या कर सकते हैं कि ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराओ एसडीआरएफ को, कम्युनिटी वॉलंटियर्स को। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो पार्ट होना चाहिए आपके करिकुलम का। सो हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के जो स्टैटिक क्वेश्चन है बाकी, लाइक व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, वल्नरेबिलिटी एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट मेजर्स एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। जैसे एक हमारा सेंडे फ्रेमवर्क है, एक योकोहामा फ्रेमवर्क है, एक ह्यूगो फ्रेमवर्क है। ये कुछ 3 फ्रेमवर्क्स हैं, और सेंडे फ्रेमवर्क जो है उस पर 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, और एक क्वेश्चन वल्नरेबिलिटी पे था और एक डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस पे क्वेश्चन था। तो कुछ 4 ही क्वेश्चन बाकी हैं इस पर, उनको हम फिर कभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगा तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और हमारा आज का डिस्कशन यहीं पे एंड हो रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।